हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका विजन आईक्यू में। दोस्तों, इस हिस्ट्री के क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे खिलजी वंश। खिलजी वंश में जो था अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, तीन सभी को मैंने कवर कर दिया है। अगर वीडियो नहीं देखा है तो जाकर वो देख लीजिएगा, पिछले वीडियो में मैं अपलोड किया हूँ। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है तुगलक वंश, जिसकी स्थापना करता है गयासुद्दीन तुगलक। और ये गयासुद्दीन तुगलक जो होता है, ये वंश का सबसे लंबे समय तक चलने वाला ये तुगलक वंश होता है। इसका जो वंश चलता है 94 वर्ष तक ये शासन चलता है तुगलक वंश का। खुसरो खान के मरने के बाद जो गाजी होता है, गाजी मलिक, ये आगे चलकर तुगलक वंश की स्थापना करता है। खुसरो खान के को मरने के बाद उसको उसकी हत्या कर देता है ये गाजी मलिक, और फिर से ये तुगलक वंश की स्थापना करता है, जिसका नाम होता है गयासुद्दीन तुगलक। यही मारने वाला होता है खुसरो खां को। तो गयासुद्दीन तुगलक देखिए अपना ये राज्याभिषेक करवाता है खुसरो खां को मारने के बाद। इसका जो शासनकाल में मंगोलों ने 29 बार, कितनी बार, 29 बार हमला करते हैं इस पर। इसके शासनकाल में मंगोलों ने 29 बार हमला करते हैं। इसने किसानों की सहायता के लिए पहली बार नहरों का निर्माण शुरू कराया था। जबकि नहरों का पूरा जाल पूरी तरह से कौन शुरू करवाया था, वो था फिरोज शाह तुगलक था। तो पहली बार ये किसानों की सहायता के लिए इसने ये गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों का निर्माण शुरू करवाया था। जबकि क्या होता है, नहरों का जो जाल होता है, नहरों का जाल पूरी तरह से फिरोज शाह तुगलक ने वो बिछवाया था। इसने भू राजस्व टैक्स को 1/10 भागों में बांट दिया था। 1/10 भू राजस्व टैक्स लगाया था। 1/10 1/10 ये भू राजस्व टैक्स लगा दिया था। गयासुद्दीन ने तुगलकाबाद नाम का एक शहर बसाया था। तुगलकाबाद नाम का एक सिटी यानी शहर बसाया था। यह एक संत था, औलिया निजामुद्दीन औलिया, यह एक संत था। और इसके साथ गयासुद्दीन तुगलक का अनबन हो गया था। गयासुद्दीन अपना पहला अभियान अपने पुत्र जौना खां के नेतृत्व में, इसका जो पुत्र था जौना खां, इसके नेतृत्व में तेलंगाना को जीत लेता है। इसके नेतृत्व में तेलंगाना को जीत लेता है और उसका नाम क्या रख देता है, सुल्तानगढ़। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये लिख लीजिएगा सुल्तानगढ़ को। तेलंगाना जीतने के बाद जौना खां को मोहम्मद बिन तुगलक कहा गया। क्या बोला गया, जो इसका पुत्र था जौना खां, ये जब तेलंगाना को जीत लेता है, वो नेतृत्व वही करता है, जौना खां ही करता है। और जब तेलंगाना को जीत लेता है तो इसका जो नाम होता है जौना खां से बदलकर इसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक रख दिया जाता है। कहा जाता है इसको मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने खुद के नेतृत्व में बंगाल पर ये आक्रमण करता है। किस पर? बंगाल पर ये आक्रमण करता है। लेकिन बंगाल से इसको कोई धन की लाभ नहीं होता है, मतलब कोई धन नहीं मिलता है। फिर से ये बंगाल से लौटने से पहले ये क्या होता है, गयासुद्दीन ने निजामुद्दीन औलिया को एक संदेश भिजवाता है, जिसके साथ अनबन हो गया था। जब ये बंगाल से लौटा, मतलब लौटने से पहले बंगाल में ही जब था, तो तभी एक संदेश भिजवाया था निजामुद्दीन औलिया को कि मेरी दिल्ली पहुंचने तक अपनी भूमि का हिसाब तैयार रखना। मतलब जितना पहले से अनबन था, तो ये क्या था, जो संत था निजामुद्दीन औलिया, उससे अनबन था। तो ये जब बंगाल में था गयासुद्दीन तुगलक, तो वहां से एक संदेश भिजवाता है ये औलिया के पास, और संदेश में ये लिखा रहता है कि मेरे दिल्ली पहुंचने तक अपना जितना तुम्हारे पास जितना भूमि है, जमीन है, उसका हिसाब रखना, उसका जो टैक्स है वो मुझे चाहिए। तो वो हिसाब रखना, क्योंकि निजामुद्दीन औलिया जो होता है वो खिलजी वंश के समय इसको बहुत सारी जमीन दान में मिली थी। निजामुद्दीन औलिया को दान में बहुत सारी जमीन मिली हुई थी। उसी दान की जमीन को ये गयासुद्दीन तुगलक एक टैक्स के रूप में लेना चाहता था, लेकिन ये एक संत था जो कि टैक्स नहीं देता था।
तो अनबन होने के नाते गयासुद्दीन तुगलक ने इसको एक कड़ा संदेश भेजता है। फिर निजामुद्दीन औलिया ने संदेश में उत्तर देता है, हुजूर अभी दिल्ली बहुत दूर है। क्या बोलता है? हुजूर हुजूर दिल्ली बहुत दूर है, दिल्ली बहुत दूर है। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका ये कुछ न कुछ षड्यंत्र रचता है। दिल्ली बहुत दूर का मतलब है कि ये कुछ न कुछ षड्यंत्र रचता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने यूपी के अफगानपुर में अपने पिता जो जब वो आता है बंगाल से लौटकर जब आता है इसके पिता, तो इसका जो पुत्र होता है जौना खान, जिसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक हो जाता है, तो ये यूपी में एक अफगानपुर में, यूपी के अफगानपुर में अफगानपुर में एक गयासुद्दीन तुगलक के आराम करने के लिए एक लकड़ी का महल बनवाता है लकड़ी का महल बनवाता है। और इस महल के गिरने की वजह से जो गयासुद्दीन तुगलक होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु कब होती है? 1325 ईस्वी में होती है। ये लकड़ी के महल जब गिर जाता है तो उसी लकड़ी के महल में दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सुल्तान बनता है। दिल्ली का सुल्तान कौन बनता है? मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। तो अब हम लोग आगे देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक का जो टाइम पीरियड होता है 1325 से इसका 1351 तक इसका टाइम पीरियड रहता है। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक का ओरिजिनल नाम क्या था? जौना खां। और इसका मोहम्मद बिन तुगलक क्यों पड़ा? क्योंकि इसने तेलंगाना को जीत लिया था, तो तेलंगाना के जीतने की खुशी में इसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक रखा गया था। यह धार्मिक उदार प्रति आस्था रखने वाला अधिक सबसे विद्वान शासक था। धार्मिक उदार प्रति था, ये विद्वान शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक ने होली का त्यौहार अपने दरबार में मनाता था। तो ये होली का त्यौहार जो होता था ये अपने दरबार में मनाता था। मोहम्मद बिन तुगलक को अनेक विषयों में रुचि था और उसका ज्ञान भी रखता था। जैसे ज्योतिष हो गया इसका ज्ञान रखता था। खगोल शास्त्र हो गया, खगोल शास्त्र हो गया। फिर से आता गणित, मतलब और सारे विषयों में इसने रुचि रखता था, उस पर ज्ञानी भी था। इसको अनेक भाषाओं का भी ज्ञान था, मतलब ये कह सकते हैं कि ये मल्टी टैलेंटेड था। ये फारसी भी जानता था, उर्दू भी जानता था, तुर्की भी जानता था और यहाँ तक कि ये संस्कृत भी जानता था। मोहम्मद बिन तुगलक को अनेक नामों से जाना जाता है। ये चूंकि ज्ञानी है तो इसको अलग अलग अनेक नामों से भी जाना जाता है। मूर्ख, अब कह सकते हैं कि मूर्ख क्यों इसको बोला जाता है। प्रयोगधर्मी भी इसके नामों से जाना जाता है, क्योंकि कुछ ऐसा भी काम करता था, ये मूर्खतापूर्ण वाला भी काम कर देता था, इसलिए इसको मूर्ख हो गया, प्रयोगधर्मी हो गया, रक्त पिपासु हो गया। रक्त पिपासु मतलब खून पीने वाला, वही ना। ये कभी कभी कुछ ऐसे भी काम कर देता था कि इसके अलग अलग नामों से भी जाना। स्वप्नशील हो गया, स्वप्नशील हो गया, मतलब जो स्वप्न देखता है और उसी पर कार्य करने लगता है, तो ये ऐसा स्वप्नशील के नाम से भी जाना जाता था। दुनिया का खान के नाम से जाना जाता था। दुनिया का खान मतलब उपाधि धारण ये किया हुआ था, दुनिया का खान। मनियारों का राजकुमार, अब मनियार क्या होता है भाई? मनियारों का राजकुमार, तो मनियारों का राजकुमार क्या होता है? चूड़ियों का राजकुमार। मनियार मतलब चूड़ियों का, ये राजकुमार के नाम से जाना जाता था। और क्या नाम था? विरोधी का मिश्रण, ये विरोधी का मिश्रण के नामों से भी जाना जाता था। तो इन सभी चीज़ों के नामों से इसको जाना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 में एक मोरक्को का एक यात्री आया था, जिसका नाम था क्या?
इब्न बतूता। इब्न बतूता, इब्न बतूता, इसका नाम था इब्न बतूता। ये 1333 में आया था, भारत आया था। इब्न बतूता का एक पुस्तक है जिसका नाम है रेहला। क्या नाम है? रेहला। रेहला। और जिसमें इस रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक का वर्णन मिलता है। इसने लिखा था, भारत में जब आया था तो अपनी एक पुस्तक लिखा था रेहला, जिसमें इस पुस्तक में आपको मोहम्मद बिन तुगलक का वर्णन किया हुआ मिल जाएगा। इब्न बतूता के कहने पर मोहम्मद बिन तुगलक ने डाक विभाग शुरू किया था। डाक विभाग शुरू किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 में दूत के रूप में इब्न बतूता को चीन भेजता है। इब्न बतूता को कहाँ भेजता है? चीन भेजता है। वो भी किस दूत के रूप में? जो एम्बेसडर होते हैं उसको दूत के रूप में चीन में भेजता है इब्न बतूता को। मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन जो जैन आचार्य थे वो थे राजशेखर और दूसरा था जीन प्रभु सूरी। तो ये जैन आचार्य थे जो मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन जैन आचार्य थे। मोहम्मद बिन तुगलक के कुछ ऐसी भी गलतियां, बड़ी गलतियां थीं जिसके मतलब इतिहास से कुछ सीखा जा सकता है। जैसे ये राजधानी परिवर्तन कराया था। राजधानी परिवर्तन तो राजधानी परिवर्तन ये जब किया था तो इसने मंगोल आक्रमण के डर से, जब मंगोलों ने बार बार आक्रमण कर रहे थे तो ये क्या किया था, उसके डर की वजह से दक्षिण में इस्लाम प्रचार प्रसार के राजधानी को ये देवगिरी में लेकर चला जाता है। देवगिरी, ये मंगोल के आक्रमण के डर की वजह से ये इस्लाम धर्म को प्रचार प्रसार भी करना इसको होता था। तो ये अपनी राजधानी को देवगिरी यानी दौलताबाद में लेकर चला जाता है। लेकिन दौलताबाद में क्या होता है, प्लेग रोग फैल जाता है। प्लेग रोग जब फैल जाता है, फैल जाने के कारण इसने क्या करता, पुनः दिल्ली को अपनी राजधानी बनाता है। दौलताबाद लेकर जाता है, वहाँ पर प्लेग रोग फैल जाता है तो फिर से दिल्ली में इसको आना पड़ता है, शरण लेना पड़ता है। अब आता है सिक्का परिवर्तन। ये जो सिक्का चल रहा था उसको परिवर्तित कर देता है। तो जैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी की कमी के कारण ये क्या करता है, पीतल और तांबा का सिक्का चलवाता है। और ये तांबा का मुद्रा जो होता है चांदी के सिक्के के बराबर हो रहता है। ये जो इसकी कीमत जो रहती है ना, वो चांदी की कीमत के बराबर होती है। तो लोग क्या करते हैं, घरों में ही लोग टकसाल लगाना शुरू कर देते हैं। घरों में क्या कर देते हैं, घरों में टकसाल लगाना शुरू कर देते हैं और घरों में ही क्या करते हैं, सिक्का बनाना शुरू कर देते थे। क्योंकि चांदी आसानी से मिल जाता था, तांबा आसानी से मिल जाता था और वो उसकी जो कीमत होती थी वो चांदी के बराबर होती थी। चांदी के बराबर उसकी कीमत होती थी। तो लोगों ने घर में ही टकसाल यानी सिक्का बनाना शुरू कर दिया था। तो इससे क्या करता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने फिर से सिक्का जो सिक्का परिवर्तन का निर्णय था वो बदलना पड़ता है, इसको यूटर्न लेना पड़ता है। अब आता है ये दोआब के पानी पर टैक्स लगाता है। दोआब क्या होता है ये भी देख लेते हैं। दोआब, ये दोआब के पानी पर भी टैक्स लगाता है। देखिए इसने दोआब, जैसे ये गंगा नदी हो गया और ये यमुना नदी हो गया, तो इनके बीच यहाँ पर लोग जो रहते थे, यहाँ पर जो लोग रहते थे, इसके आसपास ये लोग रहने वाले, ये जो लोग रहते थे, इन पर ये टैक्स लगाता था। मतलब ये गंगा और यमुना नदी के बीच बहने वाली जो नदी होती थी 50% ये टैक्स लगाता था। 50%। उस समय ये अकाल पड़ गया था, टैक्स लगाने की वजह से अकाल पड़ गया था और टैक्स के कारण किसानों ने विद्रोह शुरू कर दिया। क्या कर दिया, विद्रोह शुरू कर दिया, इसके खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। जिससे इसने विद्रोह को दबाने के लिए कृषि विभाग के लिए दीवाने ए कोही नाम का एक मंत्रालय बनाता है। दीवाने ए
कोही नाम का एक मंत्रालय बनाता है जो किसानों को सूखा सूखा के लिए लोन देगा। तो देखिए ये कितना बड़ा होशियार था, इसीलिए इसको मूर्ख कहा भी गया है। ये मोहम्मद बिन तुगलक को मूर्ख शासक के रूप में भी इसको कहा गया है। क्योंकि देखिए पहले तो टैक्स लगाता है, टैक्स लगाने के बाद जब किसान विद्रोह करने लगते हैं क्योंकि अकाल पड़ जाता है, तो ये क्या करता है, उस टैक्स लगाने की वजह से लोगों के पास जो पैसा नहीं होती, कर्ज लेना पड़ता है। तो उस कर्ज देने के लिए ये दीवाने कोही नाम का एक मंत्रालय बनाता है जो किसानों को लोन देगी। लोन देने की वजह से इसका जो राजस्व था, राजस्व मुद्रा, वो कम होने लगता है। तो इसका जो आप आप सोच सकते हैं कि इसका दिमाग किस दिशा में ये चल रहा था, कितना बड़ा ये मूर्ख था। अब आता है इसका सैन्य अभियान। सैन्य अभियान, अब सैन्य अभियान देख लेते हैं। इसने खुरासान पर आक्रमण के लिए 3 लाख सैनिकों की फौज बनाई थी। 3 लाख सैनिकों की फौज बनाई थी। खुरासान ईरान पर आक्रमण करने के लिए, 3 लाख की ये सैनिकों की फौज बनाता है और उन्हें 6 महीनों का अग्रिम वेतन भी दे देता है। ये जो 3 लाख का फौज बनाता है और उसको 6 महीने का एडवांस वेतन, सैलरी दे देता है। सोचिए, सैलरी दे देता है ये 3 महीनों का एडवांस में। लेकिन अंतिम समय में क्या होता है कि खुरासान पर आक्रमण नहीं किया। 6 महीने का तो एडवांस सैलरी दे देता है, लेकिन अंतिम समय में क्या करता है, ये आक्रमण युद्ध नहीं करता, बल्कि उस शासक से संधि कर लेता है। उस शासक से क्या कर लेता है, संधि कर लेता है। तो इसका जो किया कराया पर ये पानी फिर जाता है और सैनिक जो होते हैं वो नाराज हो जाते हैं इससे। क्यों? क्योंकि ये तो पूरी अच्छी तरह से एकदम ट्रेनिंग देकर तैयार करता है सैनिकों को, और जब लड़ने की बारी आती है तो ये क्या करता है, जाके उस राजा से, शासक से संधि कर लेता है। तो नाराज सैनिकों ने विद्रोह से बचने के लिए, जो ये गयासुद्दीन होता है, उन सैनिकों के विद्रोह से बचने के लिए इसने हिमालय के दुर्गम चोटी पर कराचिल अभियान के लिए भेज देता है। कराचिल अभियान के लिए भेज देता है। जैसे आज के टाइम में क्या होता है कि नेता लोग जो होते हैं, किसी मुद्दा को दबाने के लिए दूसरी मुद्दा को उठा देते हैं ताकि लोग उसमें उलझ जाए और उस पुराने वाले मुद्दे को वो भूल जाएं। तो ये काम यही किया था कि ये जब ईरान पर आक्रमण करना था तो तब तो किया नहीं, 6 महीने का एडवांस सैलरी देकर। तो सैनिक तो नाराज हो गए क्योंकि ट्रेनिंग भरपूर दिया था। तो ये क्या किया था कि अपने सैनिकों के विद्रोह से बचने के लिए झूठ मूठ का एक सैन्य अभियान के लिए ये कराचिल, हिमालय के पर्वत पर ये भेज देता है। कराचिल जगह पर अधिकांश सैनिक वापसी विवाद और प्राकृतिक आपदा से मर जाते हैं। कराचिल अभियान तो वहाँ के सैनिक तो चले जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि वहाँ पर सैनिकों में आपस में कुछ विवाद हो जाता है। विवाद के कारण उनमें आपस में झड़प हो जाती है, तो उसमें से कई सैनिक मर जाते हैं। प्राकृतिक आपदा आती है क्योंकि वो हिमालय चोटी है, वहाँ पर बर्फ गिरता रहता है, वहाँ पर जो प्राकृतिक मौसम होता है वो चेंज होता रहता है। तो जो प्राकृतिक आपदा की वजह से कुछ सैनिक मर जाते हैं। इसने दिल्ली के पास जहांपनाहबाद एक शहर बसाया था। जहांपनाहबाद नाम का एक शहर बसाया था। इसने दिल्ली में एक किले का निर्माण कराया है जिसका नाम आदिलाबाद रखा था। उसका नाम, किले का क्या नाम रखा था? आदिलाबाद। इसके शासनकाल में 1336 ईस्वी में इसके शासनकाल में हरियर और बुक्का ने दिल्ली सल्तनत से लूटकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। कौन थे? हरिहर और बुक्का। ये हरिहर और बुक्का कौन थे, हम लोग इसको विजयनगर साम्राज्य में इसको देखेंगे। अगला चैप्टर जब मैं बताऊंगा तो उसमें हरिहर और बुक्का की जो हिस्ट्री है, उसको विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य में हम लोग देखेंगे।
तो अभी का तो हम लोग तुगलक वंश पढ़ रहे हैं, तो उसमें ये चर्चा आया 1336 में हरिहर और बुक्का ने दिल्ली सल्तनत से लूटकर ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। अब इसके शासनकाल में 1347 में, 1347 की बात कर रहा हूँ, ये 1336 और ये 1347 है। हसन गंगू ने भी दिल्ली से टूटकर ये बहमनी साम्राज्य की स्थापना करता है। ये हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने मिलकर ये दिल्ली से टूट करके अपना साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। और ये हसन गंगू जो होता है ये दिल्ली से टूटकर बहमनी साम्राज्य की स्थापना करता है। तो हम लोग बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य को एक अलग लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए बस तुगलक वंश ही हमारे लिए काफ़ी है। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो होता है, मोहम्मद बिन तुगलक की मौत होती है 20 मार्च 1351 में होती है, 20 मार्च 1351 में। फिर मोहम्मद बिन तुगलक के जो चचेरा भाई होता है फिरोज शाह तुगलक ये दिल्ली का सुल्तान बनता है। दिल्ली का सुल्तान कौन बनता है? फिरोज शाह तुगलक बनता है। फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली का अकबर भी बोला जाता है, इसको। फिरोज शाह तुगलक की माता जो होती है वो हिंदू होती हैं, हिंदू सोनार होती हैं। फिरोज शाह तुगलक पर हिंदू होने का आरोप न लगे इसलिए इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया था, लगाया था ब्राह्मणों पर। और क्योंकि इसकी जो माता थी वो तो हिंदू थी, इसलिए इस पर जो होता है हिंदू होने का आरोप न लगे, इसलिए ये क्या करता है ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा देता है ताकि ये अपने इस्लाम में ऐसे बैलेंस बनाकर रखे। इसने पहली बार नहरों का जाल बिछवाया था, जैसे कि बताया था गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों का निर्माण कराया था, तो इसने ये क्या किया था, नहरों का पूरा जाल ही बिछवा दिया था। इसने 1200 बगीचों का निर्माण कराया। कितना? 1200 बगीचों का निर्माण करवाता है। और इसने लगभग 300 शहरों का निर्माण करवाता है। सोचिए 300 शहरों का निर्माण करवाता है, जैसे फिरोजाबाद हो गया, हिसार हो गया जो आज का हरियाणा है, हिसार हो गया। फिर से हो गया फतेहाबाद, फिरोजपुर हो गया, फिरोजपुर। फिर से आता है जौनपुर, जो यूपी के जौन खां के याद में ये एक शहर का निर्माण कराता है। फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को योग्यता के अनुसार रोजगार दिया करता था। जो उस टाइम के बेरोजगार होते थे उनकी योग्यता के आधार पर उनको नौकरी देता था। इसके शासनकाल में पहली बार भारत में अष्टकोणीय पद्धति से मकबरा बनता था, जिसको अष्टकोणीय पद्धति को खान ए जहां तेलंगानी भी बोला जाता था। इसने अशोक सम्राट के 2 स्तंभों को, जैसे वो क्या किया था, मेरठ और अंबाला के टोपरा गांव से दिल्ली को लाया था। अशोक के 2 स्तंभ थे, सम्राट अशोक के 2 स्तंभ थे, जो मेरठ और अंबाला जो हरियाणा में है, इसको यहाँ से 2 स्तंभ लाया था, दिल्ली को लाया था। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा जो दास थी वो थी 1,80,000 दास रहते थे। 1,80,000 दास रहते थे। इसने इन दासों को देखभाल के लिए एक अलग विभाग भी बना दिया था,
दासों की देखभाल करने के लिए विभाग बनाया था दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान नाम का एक विभाग बनवाया था, जो दासों को यानी 1,80,000 जो दास थे इनकी देख रेख के लिए दीवान ए बंदगान विभाग बनवाया था। इसने गरीब, असहाय और अनाथ की सहायता के लिए एक अलग विभाग बनाया था, दीवान ए खैरात। दीवान ए खैरात नाम का विभाग बनवाया था। फिर इसने क्या करता है, इसके काम तो बहुत सारे हैं। इसने दारू उल सफा नाम का एक अस्पताल भी बनवाया था, हॉस्पिटल बनवाया था, हॉस्पिटल जिसका नाम था दारू उल सफा। ये हॉस्पिटल बनवाया था। इसने सरकारी खर्च पर लोगों को हज यात्रा के लिए भेजता था, हज यात्रा के लिए भेजा करता था सरकारी पैसे पर। फिरोज शाह तुगलक के कुछ ऐसे विभाग थे, जैसे दीवान ए बंदगान मैंने बता दिया, दीवान ए खैरात थे, दारुल उल सफा। तो ये फिरोज शाह के तुगलक के जो विभाग हैं उसको लिख लीजिएगा। विभाग कितने हैं? विभाग 3। कौन कौन सा था मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको लिखना है, बताना है कमेंट करके। अगर वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ तक पहुँच गए हैं देखते देखते, तो कमेंट करके बताइए कि ये फिरोज शाह तुगलक के कौन से 3 ऐसे विभाग थे। फिरोज शाह के जो कुछ टैक्स थे, जैसे कि उस्र कर जिसको बोलते थे, केवल मुस्लिमों के लिए यह टैक्स लगाता था। जजिया कर हो गया, जजिया कर ये केवल हिंदुओं के लिए टैक्स था। जकात हो गया, जकात टैक्स क्या होता है, ये केवल मुस्लिम धार्मिक कार्यों के लिए, केवल मुस्लिम धार्मिक कार्य हो रहा हो उसके लिए ये टैक्स लगाता था। खराज कर हो गया, यानी खराज टैक्स हो गया, खराज टैक्स ये क्या होता था, किसान के उत्पादन के लिए ये टैक्स लगाता था। एक टैक्स और था हक ए शर्ब कर, सर्ब ये टैक्स लगाता था सिंचाई के लिए। मतलब जो किसान गंगा और यमुना की नदियों से या किसी भी नदी से जो इसके क्षेत्र में आता था, उस नदी से अगर पानी से अपने खेत की सिंचाई करता था, तो उसके लिए ये हक ए सर्ब नाम का एक टैक्स लगाता था। और एक आता है खस्म, जैसा कि अलाउद्दीन खिलजी भी ये खस्म कर लगाता था। तो खस्म कर क्या है, खस्म कर टैक्स जो लूटपाट की धन होता था, सेना द्वारा जो लूटा गया धन था, वो 80% ये सरकारी खजाना में रखता था। ये सैनिकों में बांटता था, 80% सैनिकों में बांटता था और 20% ये सरकारी खजानों में रखता था। जबकि इसका जो अलाउद्दीन खिलजी था वो इसका उल्टा करता था, जैसे 80% को ये सरकारी खजाना में रखता था और 20% को सैनिकों में बांटता था। फिरोज शाह के कुछ ऐसे काम थे कि जो कि सैनिकों में सुधार होता था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा सैनिकों में कुछ ऐसा सुधार किया था, जैसे नगद जो वेतन ये पहले देता था, नगद वेतन जो देने की प्रक्रिया पहले थी, उसको क्या कर दिया था, ये बंद कर दिया था। और उस नगद वेतन देने की जो बदले जागीर देता था, जागीर मतलब जमीन देता था, जमीन देने लगा। और सेना में जो होता था उसको अस्थाई कर देता था, अस्थाई पद मतलब वो जितने साल तक उसका काम होता था, एक गवर्नमेंटेट जैसा इसको बना दिया था। प्राइवेट में क्या होता है कि प्राइवेट में जाएंगे तो कब आपको निकाल दिया जाएगा, ऐसा कोई भरोसा नहीं रहता। लेकिन ये क्या होता था, ये सेना में अस्थाई पद देता था फिरोज शाह तुगलक ने। तो उम्मीद करता हूँ कि फिरोज शाह तुगलक का ये जो हिस्ट्री है आप अच्छे से पढ़े होंगे। अगला जो दिल्ली का शासक बनता है वो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक बनता है। दिल्ली का जो अगला शासक बनता है वो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक बनता है। 1388 से 1414 तक बनता है। नसीरुद्दीन महमूद के समय तुगलक वंश का बिखराव जो पतन
कहा जा सकता है कि तुगलक वंश का जो पतन होने लगा था इसके शासनकाल में ही शुरू हो गया था, बहुत तेजी से पतन होने लग गया था। ऐसा कहा जाता कि इसका जो साम्राज्य था वो दिल्ली से पालम तक था, दिल्ली से पालम तक इसका जो साम्राज्य था दिल्ली से पालम तक था। इसके पंजाब का जो सूबेदार खिज्र खां ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया। ये पंजाब का इसका सूबेदार था एक खिज्र खां, खिज्र खां, और उसने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया और तैमूर लंग से दोस्ती कर लेता है। तैमूर लंग से दोस्ती कर लेता है। खिज्र खां जो होता है वो पंजाब का सूबेदार बनाया रहता है, नसरुद्दीन महमूद ने इसको सूबेदार बनाता है पंजाब का। लेकिन कुछ टाइम बाद ये खिज्र खां ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता है, मतलब एक अलग राजा के रूप में घोषित कर लेता है कि मैं किसी के अधीन काम करने वाला नहीं हूँ, और इसने तैमूर लंग से जाकर दोस्ती कर लेता है। फिर 1398 में ईसाई ईस्वी में मिसोल सेनापति तैमूर लंग ने इस पर आक्रमण कर इसको हरा दिया। जो सेनापति था मिसोल का, तैमूर लंग ने इस पर आक्रमण करता है 1398 में, और इसको नसरुद्दीन महमूद तुगलक को क्या कर देता है, हरा देता है। तैमूर के डर से नसरुद्दीन महमूद ने दिल्ली छोड़कर भाग जाता है। कहाँ छोड़कर भाग जाता है, दिल्ली छोड़कर भाग जाता है। तैमूर लंग ने खिज्र खां को दिल्ली का सूबेदार बनाता है। दिल्ली का सूबेदार अब किसको बना दिया गया, खिज्र खां को। और ये डरा सा ये जो दिल्ली छोड़कर भाग गया था तैमूर लंग ने, तो इसकी वजह से तैमूर लंग के जाने की वजह से आक्रमण से तुगलक वंश का होता है वो वहीं पर अंत हो जाता है। तुगलक वंश का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। तो इस प्रकार इस वंश का जो अंतिम शासक होता है तुगलक वंश का, वो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक होता है, जिसकी हत्या 1414 में कर दी जाती है। जिसकी हत्या 1414 में कौन करता है, वो करता है खिज्र खां। तो इस वंश का द एंड हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और हम लोग देखेंगे अगला जो आता है सैयद वंश। लेकिन इसमें सैयद वंश से पहले हम लोग बीच में क्या देखे थे, जो बहमनी साम्राज्य था, हरियर और बुक्का नाम का जो दो भाई थे, वो अपने से दिल्ली से टूटकर अलग होकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे। और उसमें से एक और था जो विजयनगर साम्राज्य बहमनी साम्राज्य भी स्थापना है, वो था हसन गंगू। इसने भी दिल्ली से टूटकर ये बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया था हसन गंगू ने। तो ये अगले वीडियो में हम लोग सब इसको कवर करेंगे, लेकिन उस कवर करने से पहले हम लोग ये जितना दिल्ली सल्तनत काल चल रहा है इसको सभी को पढ़ लेंगे। तो उसके बाद हम विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य को देखेंगे।